गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट डज मीन बाय वेपर प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे, जिसमें क्या करना होगा, हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना होगा। क्लियर? सो लेट अस कम। सपोज यू हैव टेकन ए कंटेनर। आप एक कंटेनर लिए और इसमें क्या किया, वाटर पोर कर दिया। ये आपका वाटर है। क्लियर? और वाटर का नेचुरल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट लिक्विड। सो इसके मतलब ये किस स्टेट में होगा? लिक्विड फेज में होगा। क्लियर? अब इसको, इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया विथ ए लिड। एक लिड की मदद से इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया। आप इसके नीचे स्टोव लगा दिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा स्टोव कुछ ऐसा है, ट्रायंगुलर शेप का। ये भाप का फ्लेम है। क्लियर? ये आपका क्या है? स्टोव है। ठीक। अब इस स्टोव के वजह से क्या होगा, आप इसको रोटेट करके एक फिक्स जगह पे रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख दिया इसको। ये क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये आपका वाटर इस समय है। रखने पे कॉन्टिन्यूसली इसके मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज 2 मॉलिक्यूल्स हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं या 3 कर दे रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली हीट गेन कर रहे हैं। क्लियर? ये मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली हीट गेन कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या, ध्यान दें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर के डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें जो ये चीज है, ये पोर्शन है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक। तो इसके मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा? ये वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो इसके मतलब कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई करने पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखने पे इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा इनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन ना के बराबर लगेगा, नेग्लिजिबल लगेगा। तो उस समय होता क्या है, उस समय आपका ये जो लिक्विड फेज का मॉलिक्यूल थे, वाटर के लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल्स थे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नल हो गया, तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? भाप बन के निकल आएगा। लिक्विड फेज में था, अब वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले फेज में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल आया, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को, लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। एक प्रोसेस आपका चल रहा है वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड से वेपर के फॉर्म में जाना। वेपराइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपराइजेशन प्रोसेस से आपका लिक्विड का लेवल, जो सपोज ये आपका कंटेनर है, ये बर्तन है, ये कंटेनर है, ये इसका सील्ड, ये लिड है। ठीक। और यहीं पे वेपराइजेशन हो रहा है, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया, वेपराइजेशन हो रहा है, तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाएगा, तो ये यहीं से लिक्विड से, यही लिक्विड तो वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो इसका अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अमाउंट डिक्रीज होने के कहने का मतलब क्या होगा, ये लेवल जो है पानी का, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। क्लियर? तो ये पहला काम हो रहा है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स, लेकिन है किस फेज में? वेपर फेज में। वेपर फेज में। ठीक। तो वेपर फेज में धीरे धीरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते जाएंगे। अभी इस समय पहले एक आया होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ऐसे 4 आएंगे, 5 आएंगे, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। तो उससे होगा क्या, देखो ये वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब गैसियस पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? आपस में स्ट्राइक करेंगे। आपस में ये क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, या कोलाइड कह लें, ये कोलाइड करेंगे। क्लियर? कोलाइड करेंगे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करता जाएगा।
और फिर वो इतना एक समय ऐसा आएगा, इतना इफेक्टिवली वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से कि वो कंडेंस करने लगेंगे। कंडेंस कहने का मतलब वो दोबारा इस वेपर फेज से लिक्विड फेज में आने लगेंगे। इस चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक प्रोसेस तो चल रहा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, इस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। क्लियर। सेकेंड प्रोसेस क्या चल रहा है, कंडेंसेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या चल रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या हुआ, आपका लिक्विड से वेपर से क्या हो रहे हैं, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब दो प्रोसेस चल रही है। एक प्रोसेस लिक्विड से वेपर में जाना, शुरुआत में ऐसा ही हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, ये वेपर पार्टिकल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन इन दिस पोर्शन इन वेपर फेज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि इफेक्टिव कोलाइड करने लगते हैं ये वेपर पार्टिकल्स। इफेक्टिव कोलिजन से क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन कहने का मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। कंडेंसेशन कहने का मतलब वेपर फेज से लिक्विड फेज में जाने लगते हैं। मतलब इसी चीज में, इसी बॉटल कंटेनर में दो प्रोसेस चल रही हैं एक साथ। एक तो ये मॉलिक्यूल्स, ये लिक्विड फेज वाला, ये मॉलिक्यूल्स हीट गेन कर रहे हैं। हीट गेन करने पे इनका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम स्क्वायर। हाफ एम ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ाएगा, इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब तेजी से मूव करने लगेंगे। तेजी से मूव करने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो घट जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना घट जाएगा कि वो नेग्लिफाई हो जाएगा। नेग्लिफाई कहने का मतलब ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जब ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्या होगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो थे वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखो एक पार्टिकल इस वेपर फेज में आया, फिर ऐसे दूसरा पार्टिकल आएगा, ऐसे और पार्टिकल्स आएंगे वेपर फेज में। फिर एक समय क्या आएगा, ये जो वेपर फेज में पार्टिकल्स हैं इनकी बात हो रही है, ठीक, ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन एक समय ऐसा आएगा, इतना इफेक्टिव होगा कि वो कंडेंस करने लगेंगे। कंडेंस कहने का मतलब क्या हुआ, ये वेपर फेज में अभी तक थे, अब कंडेंस कहने का मतलब ये दोनों ऐसे कोलाइड करेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो दो प्रोसेस चल रही हैं एक साथ। एक वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या हुआ, वेपर से लिक्विड, मतलब यहां से यहां आ रहा है, वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहा है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या डिस्कस करना है, इन दोनों प्रोसेस के रेट के बारे में डिस्कस करना है, उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो रेट को मैं ऐसे आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। आर मतलब रेट, रेट की बात हो रही है कि रेट कैसे वेरी करेगा। ये सिंपली वैसे ही कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर लो। मेरा डुअलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया था जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला। इसी तरह आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो भी आप देखेंगे, वहां से भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो दो प्रोसेस चल रही हैं। अब इनके रेट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो, शुरुआत में क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन। रेट कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं पर यूनिट टाइम। यहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं पर यूनिट टाइम। क्लियर, तो यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन शुरुआत में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा होगा, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होता जाएगा। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू से कम ही आएगी तो घटेगा, ये रेट ऑफ वेपराइजेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम घटेगा। अच्छा, रेट ऑफ कंडेंसेशन का मामला क्या है, शुरुआत में जीरो रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा मॉलिक्यूल्स आएंगे, कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा और फिर कंडेंसेशन होने लगेगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक रेट क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, दूसरा रेट क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, सो एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे,
इक्वल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन will become equal to the rate of condensation, at that time what does happen, equilibrium exists in between the both phases, means liquid phase as well as vapor phase. So उसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, when या at an instant, एक समय पे, एक क्षण पे क्या होगा, rate of vaporization become equal to rate of condensation, rate of vaporization will become equal to rate of condensation. Clear? So जब rate of vaporization rate of condensation के बराबर हो गया तो क्या होगा, equilibrium then equilibrium exist in between liquid phase and vapor phase. ये क्या है, लिक्विड फेज, ये क्या है, वेपर फेज। मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज के दरमियान क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा होगा। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करो इसको। एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम इस लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे हैं, उतने ही एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं। क्लियर? तो आपको नई चीज क्या ऑब्जर्व होगी, आप देखोगे जब ऐसा हो रहा होगा तो ये लेवल जो है वाटर का ये डिक्रीज नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि अब देखो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से इधर जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर यहां से ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं, तो लेवल क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इसी समय हम जब ऐसा हमें ऑब्जर्व हो, शुरुआत में हमें क्या ऑब्जर्व होगा, लेवल घटता जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा लेवल नहीं घट रहा है, तो उस समय हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे थे, उतने एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। सो लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा। अब देखो इस समय जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा, उस समय ध्यान दीजिएगा, अब आ गए हम लोग वेपर प्रेशर पे। उस समय क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? वो क्या करेंगे, वो इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे कि नहीं, लिक्विड सरफेस पे, इस सरफेस पे रैंडमली मूव करते समय स्ट्राइक करेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। क्लियर? तो होगा क्या, जब सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे ये वेपर के मॉलिक्यूल्स, तो उस समय इस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा कि नहीं, प्रेशर एग्जर्ट होगा। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे, उस समय जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सब्सटेंस के, जिस सब्सटेंस का आप वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो, उस सब्सटेंस के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। तो उस समय जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसके सरफेस पे बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर? सो इसकी डिफिनेशन को मैं लिखने जा रहा हूं। अगर कुछ कंफ्यूजन भी होगा तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल मैं लिखूंगा, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस कम टू द डिफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। डिफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, आसानी समझ में आएगा। वेपर प्रेशर की परिभाषा हम लोग को समझनी है। ठीक, देखते हैं। देखो, द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कोई बोल रहा है वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted over the liquid or solid surface। क्या कह रहा है, वो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, किस पे एग्जर्ट किया जा रहा है, ओवर द लिक्विड और सॉलिड सरफेस। देखो यहां पे हम लोग वाटर लिए, हो सकता है वो कोई सॉलिड सब्सटेंस ले ले और सेम फिनोमेना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करे, तो उस समय भी हो सकता है उसके जो वेपर्स पार्टिकल्स होंगे, उस सब्सटेंस के जो वेपर पार्टिकल्स बनेंगे वो उस सॉलिड सब्सटेंस पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह कह रहा है सॉलिड सरफेस। तो ये ऐसा भी हो सकता है, लिक्विड भी लिया जा सकता है और सॉलिड भी लिया जा सकता है। यदि लिक्विड लिया जाएगा तो ये केस आपको समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पे कोई किसी सॉलिड सब्सटेंस का आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को क्या करो, खूब ज्यादा नेफ्थलीन ले लो, एक कंटेनर में रख दो, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस समय उसके वेपर पार्टिकल्स आएंगे। क्लियर। जैसे आयोडीन हो गया, तो ऐसे ही आप एग्जांपल लेके ये दोनों के लिए, मतलब ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी सब्सटेंस का भी वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है, तो उसके लिए कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द लिक्विड सरफेस, लिक्विड और सॉलिड सरफेस the pressure exerted over the liquid or solid surface by the vapors of that substance at equilibrium in a closed container, closed container compulsory है, in a closed container at a given temperature is known as vapor प्रेशर। क्या कह रहा है, ध्यान से समझे, द प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द लिक्विड और सॉलिड सरफेस, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है लिक्विड या सॉलिड सरफेस पे बाय द वेपर्स, वेपर्स के द्वारा, ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस का आप वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो उसके लिए, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर, ठीक, इन ए क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर लेंगे तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा, तो इसी वजह से क्लोज्ड कंटेनर लेना जरूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का ये बेसिक कंडीशन था। एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी चीज को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। सिंपली जो सब्सटेंस आपने लिया उसको क्लोज कर दिया और फिर उसके वेपर्स बनने लगे, वेपर पार्टिकल्स के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है उस सब्सटेंस पे, ठीक, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर।